देखिए, हम जजमेंट राइटिंग स्टार्ट की थी। उस जजमेंट राइटिंग में हमने जजमेंट और प्रोसीजर के सारे पोर्शन कल देखे थे कि सारे पोर्शंस में क्या होता है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि एफआईआर होती है, क्योंकि कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वो एफआईआर से स्टार्ट होती है। कि एफआईआर से पहले क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होती है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग का आधार एफआईआर। तो सबसे पहले एफआईआर क्या होती है, कैसे रजिस्टर्ड होती है, ये बात है। फिर उसके बाद में दूसरा कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन होने के बाद में इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है, इसकी हमने प्रोसीजर देखी थी। इन्वेस्टिगेशंस मीन्स कलेक्शन ऑफ एविडेंस। कि किसी भी मामले में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किस प्रकार से एविडेंस कलेक्ट करता है उसे। फिर तीसरा कि जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो दो चीजें होती है, या तो पॉजिटिव रिपोर्ट आती है या नेगेटिव रिपोर्ट आती है। नेगेटिव रिपोर्ट को हम क्लोजर रिपोर्ट कहते हैं, जनरली भाषा में एफआर कहते हैं। कि जनरली भाषा में एफआर होती है कि अपराध कोई फाइंड आउट नहीं हुआ। और अगर अपराध फाइंड आउट होता है तो चार्जशीट पेश होती है कोर्ट में। इन्वेस्टिगेशन के बाद में नेक्स्ट होती है चार्जशीट। फिर चार्जशीट के बाद में नेक्स्ट होता है तो उस चार्जशीट पे कोर्ट कोग्निजेंस लेता है। पांचवी प्रोसीजर है चौथी शुरी। फिर कोग्निजेंस के बाद नेक्स्ट स्टेज होती है, उसको बोलते हैं कि प्रोसिक्यूशन को अपना मामला बियॉन्ड डाउट प्रूव करना पड़ता है। प्रोसिक्यूशन को अपना मामला बियॉन्ड डाउट प्रूव करता है, इसलिए कोग्निजेंस के बाद में होता है चार्ज आर्गुमेंट। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज होती है, उसको हम बोलते हैं चार्ज आर्गुमेंट। चार्ज आर्गुमेंट के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि प्रोसिक्यूशन अपने मामले को एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा है और मामला नहीं बनता है, तो अक्यूज को डिस्चार्ज कर देगा। और अगर मामला बनता है तो चार्ज फ्रेम करेगी। चार्ज फ्रेम करने के बाद अक्यूज को पूछता है कि भाई अगर आपने अपराध किया है तो ये जो आपको चार्ज सुनाया गया है, क्या आप इसे स्वीकार करते हो, एक्सेप्ट करते हो। वो कहता है जी बिल्कुल, मैं चार्ज को एक्सेप्ट करता हूं। तो उसके आधार पर उसे वो डिस्क्रिशनरी पावर दिया है कि उसे दोषी सिद्ध कर सकते। ध्यान रखना, कन्विक्शन और सेंटेंस दोनों में डिफरेंस होता है। पहले दोष सिद्धि होती है, फिर उस अपराध के लिए सजा दी जाती है। पहले दोष सिद्धि होती है, फिर उस दोष सिद्धि के लिए सजा दी जाती है। दोष सिद्धि कन्विक्शन होता है और उसके लिए जो पनिशमेंट दिया जाता है उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। तो ध्यान रखना, अगर पीजी यानी प्ली ऑफ गिल्टी पर भी अगर किसी व्यक्ति को कन्विक्शन किया गया है तो भी उसे पनिशमेंट पे सुना जाएगा। मैंडेटरी प्रोविजन अगर पीओ का लाभ नहीं दे रहे हैं तो। फिर चार्ज फ्रेमिंग के बाद में हमने नेक्स्ट देखा था चार्ज। जो नेक्स्ट था वो था चार्ज। फिर उसके बाद में सेक्शन 8वें नंबर पे चार्ज के बाद में नेक्स्ट थी वो सॉरी चार्ज फ्रेमिंग के सॉरी चार्ज के बाद में शुरू हो जाती है ट्रायल। ट्रायल का पहला पार्ट होता है प्रोसिक्यूशन एविडेंस।
प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद में दूसरा होता है एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज। फिर उसके बाद में डिफेंस एविडेंस, और इसके बाद में फाइनल आर्गुमेंट और फाइनल आर्गुमेंट के आधार पर जजमेंट। तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस से लेकर के और जजमेंट तक की प्रोसेस को हम ट्रायल बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप ये ट्रायल होती है। प्रोसिक्यूशन एविडेंस, एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज, डिफेंस एविडेंस, फाइनल आर्गुमेंट और जजमेंट। यहां तक हमने कल देख लिया था कि इनकी प्रोसीजर कैसे होती है। ये सारी बातें आपको अपने जजमेंट में लिखनी होती है। ये सारी बातें आपको अपने जजमेंट में लिखनी होती है। तो जजमेंट कैसे लिखते हैं ये देखिए, यानी अगर ये सारे कंटेंट्स आपको पता है, सारे कंटेंट्स जब तक जजमेंट में नहीं है तब तक आपका जजमेंट सही। कंटेंट से सारे आने चाहिए। प्रोसीजर मैंने आपको बताई है, इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम जजमेंट लिखते हैं। जैसे हम चोरी का एक डिस्कस कर रहे थे कि चोरी हो गई बाइक की मॉल के आगे से, उस पर हमने एक चार्ज फ्रेमिंग की और उसी पर हमने एविडेंस कलेक्शन किया, सारी बातें देखी। आज उसी प्रोसीजर पर एक जजमेंट भी कर लेते हैं, जिससे हमारा ये हो जाएगा कि क्राइटेरिया बन जाएगा कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। ये नहीं लगेगा कि हम यार कहीं गलत तो नहीं पढ़ रहे, सर कुछ ज्यादा तो नहीं पढ़ा रहे। ये सारे पार्ट हैं, आपको जजमेंट में डालने पड़ेंगे। और जब तक आपका जजमेंट प्रैक्टिकली शो नहीं करेगा तब तक एग्जामिनर आपको नंबर नहीं दे। किताब में रटने के बाद में आप अगर उसको लिख करके आ रहे हो तो एग्जामिनर समझ जाता है कि किताब से टिप करके आया है, परफॉर्मेंस सीख करके आया है। उस पर एग्जामिनर नंबर नहीं देते। नंबर आपको जब भी देगा जब आपका प्रैक्टिकल इशू। देखो, हम जजमेंट राइटिंग में दो चीजें सीखेंगे। पहले पूरा जजमेंट सीखेंगे। पूरा जजमेंट सीखने के बाद में हमारे पास में 15 मिनट का टाइम होता है। 15 मिनट में जजमेंट को कंप्लीट करना होता है। पूरा जजमेंट लिखे तो 2 दिन 2 घंटे का टाइम चाहिए पूरे। अगर पूरा जजमेंट लिखे तो कम से कम 2 घंटे का टाइम हमारे को चाहिए। तो पूरा जजमेंट, तो हम तो जजमेंट का कौन सा पोर्शन है जिसको हम लिखें, कौन से को छोड़ेंगे, वो फिर हम लास्ट में डिस्कस करें। लेकिन जब तक हमारे को पूरा जजमेंट नहीं आएगा, तब तक जब जज के कंटेंट्स नहीं आएंगे तब तक हम जजमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहला, जजमेंट कितनी देर में हो रहा है ये चीज दिमाग में मत लेना। पहले ये समझना कि जजमेंट लिख कैसे रहे, भाई जजमेंट किस प्रकार से हो रहा है। और उसके बाद में नेक्स्ट कि क्या कंटेंट्स डाले कि हमारा 15 मिनट में 2 पेज में हमारा जजमेंट कंप्लीट हो जाए, 7 से 8 नंबर हमारे को एक जजमेंट में मिल जाए। ठीक है, ये सबसे बड़ा हमारा लक्ष्य। अब देखिए, सबसे पहले जजमेंट में ये सारे कंटेंट्स आना जरूरी है, ध्यान रखें। ये सारी बातें जजमेंट में आना जरूरी है। अब देखो, जजमेंट आप जब लिख रहे हो तो जजमेंट के लिए एक परफॉर्मा होता है। जजमेंट का एक परफॉर्मा होता है कि सबसे पहले जजमेंट में कोर्ट का नाम आता है। जब आप जजमेंट लिख रहे हो तो सबसे ऊपर न्यायालय का नाम आता है, द कोर्ट ऑफ, न्यायालय का नाम। अब जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि आपको न्यायालय का नाम सही आना जरूरी है।
यानी कोर्ट का नाम आपको ढंग से आना जरूरी है। कोर्ट कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले आपको फर्स्ट शेड्यूल को देखना। सबसे पहले आपको एग्जामिनर को फर्स्ट शेड्यूल देखना। फर्स्ट शेड्यूल में आपको केवल एक काम करना है कि जो भी ऑफेंस ट्रायल बाय सेशन कोर्ट है उनकी एक लिस्ट तैयार करो। जो भी केस अपराध ट्रायल बाय सेशन कोर्ट है उनकी एक लिस्ट तैयार कर लो। और जब ये लिस्ट तैयार हो जाए तो जो जो सेशन ट्रायल है वो तो सेशन ट्रायल है, उसके अलावा जो बच रहे हैं वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। हमारे सेकंड क्लास का चक्कर है नहीं, तो बाकी सारे के सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है। वो जेएम फर्स्ट भी हो सकता है, एसीजेएम भी हो सकता है, सीजेएम भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के कोर्ट है सारे के सारे। इसलिए हमें केवल सेशन ट्रायल केसेस की लिस्ट को रटना है, तैयार करना है, ये ज्यादा बड़ी नहीं। फिर दूसरा, वो कोर्ट जो स्पेशल कोर्ट है, वह कोर्ट जो स्पेशल, जैसे मान लीजिए ऐसे कोई सा भी कोर्ट है, जैसे मान लीजिए एससी एसटी कोर्ट है, पोस्को है, जैसे मान लीजिए पोस्को का है। तो पोस्का का जो होता है वो ये होता है, इन द कोर्ट ऑफ इन द कोर्ट ऑफ स्पेशल जज, कोमा, फिर उस एक्ट का नाम आ जाता है। अगर एस सी एस टी है तो हम लिखेंगे इन द कोर्ट ऑफ यानी न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश पोस्को एक्ट 2012। यानी कोर्ट के आगे आपको केवल ये लिखना होता है कि न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, और फिर उस एक्ट का नाम लिख दीजिए जिस एक्ट के अधीन ये कोर्ट बना। फिर उस एक्ट का नाम लिख दीजिए जिसके अधीन ये कोर्ट बना। आगे बात समझ में कि इन द कोर्ट ऑफ, अब ये हो गया आपका सबसे पहले कोर्ट का नाम, न्यायालय का नाम। फिर उसके बाद में जो दूसरी चीज आती है वो आता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का नाम। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का नाम, प्रिसाइडिंग ऑफिसर पीठासीन अधिकारी। अब आपको नाम लिखना नहीं है, लेकिन जो भी पीठासीन अधिकारी होता है वो RJS होता है, राजस्थान जुडिशियल सर्विस। RHJS नहीं होता है। RHJS, सॉरी,
RHJS नहीं होता, राजस्थान हायर जुडिशियल सर्विस नहीं है। चाहे वो सेशन जज हो, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो, एडिशनल सेशन जज हो, सभी जज RJS होते। अगर आपको स्पेसिफाइड करना हो और अगर सेशन ट्रायल केसेस कर रहे हो तो आरजेएस के आगे आप लिख सकते हो जिला न्यायाधीश संवर्ग, कि ये आरजेएस है वो डिस्ट्रिक्ट जज केडर का। इसके आगे आप लिख सकते हो डिस्ट्रिक्ट जज केडर, डिस्ट्रिक्ट जज केडर, ये लिख सकते हो आप। तो पहला जो ऑपरेटिव पार्ट में आता है वो कोर्ट का नाम, दूसरा प्रिसाइडिंग ऑफिसर का नाम, तीसरा वो होता है क्रिमिनल केस नंबर, क्रिमिनल केस नंबर CC नंबर, आपराधिक प्रकरण संख्या। आपराधिक प्रकरण संख्या दो पार्टों में होती है, एक तो ईयर की, जैसे मान लीजिए 2025 का है, और एक उसकी नंबरिंग। जैसे FIR की नंबरिंग होती है वैसे ही क्रिमिनल केस की कोर्ट में नंबरिंग होती है। ध्यान रखना ये नंबरिंग आफ्टर कोग्निजेंस पड़ती, आफ्टर कोग्निजेंस पड़ती है। अगर जैसे आपको कभी इंटरव्यू देने जाओ प्रैक्टिकली पूछ ले कि भाई जो क्रिमिनल केस नंबर है ये कब डलते हैं, तो जब कोर्ट किसी मामले का कोग्निजेंस ले लेता है तब क्रिमिनल केस नंबर डलते हैं। अगर कोग्निजेंस नहीं लिया है तो मामला ले जाओ, और अगर कोग्निजेंस हो गया तो कोर्ट ऑर्डर करता है कि इस मामले को आप रजिस्टर्ड कर लो, दर्ज कर लो, फिर नंबरिंग पड़ती है आफ्टर कोग्निजेंस। किसी भी केस में नंबरिंग कब पड़ती है? आफ्टर कोग्निजेंस। अगर ये सेशन ट्रायल केसेस है तो आप यहां पर लिखोगे कि सेशन केस नंबर या सेशन प्रकरण संख्या। ठीक। अब पहले तो क्या था कि किसी भी केस को आइडेंटिफाई करना है तो केस नंबर से पता कर ले, कोर्ट में जाना पड़ता था। आजकल क्या है, ई कोर्ट्स आ गया, ई कोर्ट्स आ गया। अब केस नंबर तो हर कोर्ट में अपने अपने होंगे, एक जैसे होंगे, इसलिए इनको कंप्यूटर का नंबर डाला जाता है जिसको हम बोलते हैं CIS नंबर। कंप्यूटर से जो नंबर डाला जाता है उसको हम बोलते हैं CIS नंबर। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। प्रैक्टिकली क्या आपको जजमेंट के बारे में पता है, ये CIS नंबर जरूर लिख करके आना जिससे एग्जामिनर को लगे कि भाई बच्चे ने कोर्ट देखी। फिर उसके बाद में पांचवा जो पॉइंट है उसमें पक्षकारों के नाम लिखे जाते हैं। पांचवें पॉइंट में पक्षकारों के नाम लिखे जाते हैं। और अगर क्रिमिनल केस है और कंप्लेंट पे नहीं है, FIR पर है, चार्जशीट पर है, तो एक पार्टी सरकार होती, एक पार्टी उसमें स्टेट होती, जिसके लिए आप लिख सकते हो या तो सीधा स्टेट या स्टेट ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान राज्य, या सरकार वर्सेज
यहां पर वर्सेज में अक्यूज की पूरी डिटेल होती है। वर्सेज में अक्यूज की पूरी डिटेल होती है। जैसे मान लीजिए अक्यूज एक्स है, इसका पुत्र, फिर उसकी उम्र, और फिर निवास, रेजिडेंस, फिर निवास। ये तीन बातें, पुत्र, उम्र और निवास, ये डिटेल कोर्ट उसकी जजमेंट में लिखी जाती है। फिर उसके बाद में छठा नंबर पे लिखा जाता है कि जजमेंट किस अपराध का अपराध अंतर्गत, ऑफेंस अंडर सेक्शन। ध्यान रखना, यहां पर जो जजमेंट में सेक्शन लिखे जाते हैं वो चार्ज के लिखे जाते हैं, न कि जो अपराध फाइंड आउट हुआ है उसकी। तो यहाँ ऑफेंस अंडर सेक्शन जो लिखोगे, जैसे हम लिखेंगे सेक्शन 379 आईपीसी, 302, 303 का 2 बीएनएसएस चोरी की, आगे। तो ये जो सेक्शन हम लिखेंगे, ये चार्ज वाला सेक्शन होगा कि कौन से सेक्शन का हमने चार्ज लगाया था उसका, न कि जो अपराध साबित हो रहा है उसका। तो ये छह बातें आपके जजमेंट का इंट्रोड्यूसरी पार्ट होता है, जिसमें ये छह बातें लिखी जाती हैं। आपके जजमेंट में ये छह बातें इंट्रोड्यूसरी पार्ट के रूप में लिखी जाती हैं। जैसे हम लिख रहे थे, कौन सा, चोरी के जजमेंट को लिख रहे थे, जैसे हम चोरी के जजमेंट को लिख रहे थे। अब उस चोरी के जजमेंट का शुरू का टाइटल कैसे होगा, तो उसके लिए देखो, सबसे पहले न्यायालय का नाम, न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग। अगर जगह दी हुई है प्रॉब्लम में तो जगह को लिखोगे, अदरवाइज जगह को आप खाली छोड़। अगर जगह लिखी हुई है तो जगह लिखोगे, अदरवाइज आप जगह को खाली छोड़, अदरवाइज आप जगह को खाली छोड़ दो। उसके बाद में नेक्स्ट होता है पीठासीन अधिकारी का नाम। नेक्स्ट है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का नाम। फिर उसके बाद में मजिस्ट्रेट है, इसलिए यहां केवल इतना ही लिख देना, आरजीएस। फिर उसके बाद में नेक्स्ट होता है आपका कोर्ट केस नंबर, CIS नंबर। अब एक चीज मैं बताऊं आपको, आपका बड़ा कंफ्यूजन कि सर ये नंबर हम कहाँ लिखें, बीच में लिखें, साइड में लिखें, कहाँ लिखें। ध्यान रखना, अगर आपने साइड में लिख दिया तो भी सही है, अगर आपने बीच में लिख दिया तो भी सही। ऐसा कोई परफॉर्मा नहीं है कि इधर नंबरिंग होगी बीच में नाम लिखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां आपका मन किया साइड में लिख दिया तो साइड में भी चलेगा, और अगर आपने बीच में लिखा है तो बीच में भी चलेगा।
ऐसा कोई ये नहीं है कि आपका जजमेंट अगर आपने इस प्रकार से लिख दिया तो कोई गलत हो गया। जजमेंट के अगर सारे फैक्ट को अगर आप बीच में लिख रहे हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपने गलत लिख दिया। के CIS नंबर हो गया। उसके बाद में राजस्थान राज्य वर्सेज। अब ये वर्सेज लगा करके आप इधर भी लिख दो, वर्सेज लगा करके नीचे भी लिख दो। ऐसा कोई नियम नहीं है कि बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ऊपर नीचे होना चाहिए। कैसे? सरकार राजस्थान राज्य वर्सेज एक्स, पुत्र, उम्र, निवासी। ध्यान रखना यहाँ अक्यूज की पूरी डिटेल आती है, अक्यूज की पूरी डिटेल आती है। अगर दो अक्यूज हैं तो दो की डिटेल आएगी, तीन अक्यूज हैं तो तीन की डिटेल आएगी, चार हैं तो चार की डिटेल आएगी। हर अक्यूज की डिटेल आएगी। ये नहीं है कि केवल पहले वाले का नाम लिख दिया, हर अक्यूज का जजमेंट में नाम लिखा जाए। ये हो गया। फिर उसके बाद में आपका नेक्स्ट हो गया अपराध अंतर्गत धारा 379 भारतीय दंड संहिता। तो ये सारी बातें आपको जजमेंट के ऑपरेटिव पार्ट में डालनी होती हैं। ये सबसे पहले न्यायालय का नाम हो गया, फिर पीठासीन अधिकारी का नाम, फिर CC नंबर, केस नंबर, सरकार वर्सेज और अपराध अंतर्गत धारा। ध्यान रखना धारा चार्ज की होती है, न कि जजमेंट में जो धारा फाइंड आउट हुई है उसकी। फिर उसके बाद में जो जजमेंट में हम आते हैं तो सबसे बीच में हम लिखेंगे नहीं, सबसे सर बीच इससे में हम पहले लिखेंगे नहीं। प्रेजेंस नहीं आएगी क्या, स्पीकर बंद कर मतलब लीजिए। पक्षकार नहीं आएंगे क्या इससे पहले? काउंसिल्स की प्रेजेंस। सबके बीच में हम लिखेंगे निर्णय, और निर्णय के साइड में लिखेंगे हम दिनांक। यहां निर्णय लिखा जाता है और यहां दिनांक। अब जजमेंट के हम पैरा बनाएंगे, तो सबसे पहले यहां लिखेंगे फर्स्ट पैरा, जिसमें हम लिखेंगे कि प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार प्रकरण के संक्षेप में, प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है। सबसे पहले ये हो गया। उसके बाद कि अभियोजन अधिकारी या सहायक अभियोजन अधिकारी ने SHO पुलिस थाना की ओर से एक चार्जशीट
अभियुक्त एक्स के विरुद्ध इस आशय की पेश की। सहायक अभियोजन अधिकारी ने एसएचओ पुलिस थाना की ओर से एक चार्जशीट अभियुक्त एक्स के विरुद्ध इस आशय की पेश की। ये तो हो गया फर्स्ट लाइन। इसके बाद में हम एफआईआर वाली स्टोरी लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम एफआईआर वाली स्टोरी को लिखते हैं। पेश की, इस आशय की पेश की पेश की दिनांक को परिवादी वाई पुलिस थाना में उपस्थित हुआ और एक लिखित रिटर्न कंप्लेंट, लिखित तहरीर पेश की कि वह दिनांक, समय, स्थान पर गया था और अपनी मोटरसाइकिल नंबर को बाहर खड़ा करके गया और समय पर वापस आया, समय पर वापस आया तो बाइक बाइक या मोटरसाइकिल गायब थी, जिससे कोई अज्ञात चोर चुरा ले गया, जिसे कोई अज्ञात चोर चुरा करके ले गया। अब ये तो हो गई उसकी तहरीरी रिपोर्ट, जो रिपोर्ट की कंप्लेंट थी उसकी स्टोरी डाल दी। उसके बाद में लिखोगे जिस पर पुलिस ने पुलिस कार्रवाई करके, जो एफआईआर की प्रोसीजर है वो देखो। पुलिस ने पुलिस कार्रवाई करके मुकदमा, यानी एफआईआर नंबर, जिस पर पुलिस ने पुलिस कार्रवाई करके मुकदमा संख्या, जो एफआईआर नंबर है वो अंतर्गत धारा 379 आईपीसी में दर्ज कर। आगे बात समझ में? भाई पहले स्टोरी हो गई, इस स्टोरी के बाद में पुलिस ने एफआईआर का रजिस्ट्रेशन कैसे किया, ये बात लिखना पड़ेगा। तो पुलिस ने रजिस्ट्रेशन कैसे किया? कार्रवाई पुलिस करके ये एफआईआर नंबर डाला और ये दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। अब देखो, अनुसंधान के बारे में अगर ज्यादा डिटेल में पता नहीं है तो हम इतना लिखेंगे, प्रारंभ किया और ड्यूरिंग दौरान अनुसंधान, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। अब जो भी टाइप के एविडेंस होते हैं ना वो लिख दो। दौरान अनुसंधान, मौखिक, दस्तावेजी, सरकमस्टेंशियल, परिस्थितिजन्य,
वैज्ञानिक, भौतिक आदि साक्ष्य का संकलन किए और अभियुक्त एक्स के विरुद्ध धारा 379 आईपीसी का अपराध प्रमाणित देखो, हम इसका फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं जजमेंट का। फर्स्ट पॉइंट में क्या क्या बातें आ रही हैं समझना। हमने पहले एफआईआर में जो स्टोरी थी उस स्टोरी को यहां खत्म किया। उस स्टोरी के बाद में उस पर पुलिस ने कार्रवाई पुलिस करके एफआईआर रजिस्ट्रेशन किया और अनुसंधान प्रारंभ किया। फिर हम लिख रहे हैं कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ, वो सारी बातें हम लिख रहे हैं। नहीं, अब देखो चार्जशीट तो हमने पहले लिख दी ना कि चार्जशीट पेश की। उस चार्जशीट के कंटेंट्स हमने बता दिए कि अपराध प्रमाणित पाया। ठीक। और अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित साबित पाए जाने पर अभियुक्त को आरोप सुनाया गया। प्रमाणित पाए जाने पर अभियुक्त को आरोप सुनाया गया और सुनाया और समझाया गया, जिसे अभियुक्त ने अस्वीकार कर अन्वीक्षा या ट्रायल चाहिए। श्योर, ये तो हो गया वो फर्स्ट पॉइंट और ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए जाने पर अभियुक्त को आरोप सुनाया और समझाया। देखो, हमने हमारी जो स्टोरी शुरू की थी उस स्टोरी के सारे पोर्शन आना शुरू हो रहे। पहले में एफआईआर कैसे दर्ज हुई वो, दूसरे में इन्वेस्टिगेशन कैसे हुआ है वो, फिर उसके बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश हो रही है वो, फिर उसके बाद में चार्ज अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने पर चार्ज सुनाया, जिसे अभियुक्त ने अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाहिए। चार्ज तक की स्टेज। यानी प्रोसिक्यूशन ने उसे कहा कि आपने अपराध किया है, उसने मना किया है। तो जहां एक बात को कहते हैं और दूसरी बात को मना किया जाता है, यानी एक व्यक्ति किसी बात को कहे और दूसरा व्यक्ति उस बात के लिए मना करे, इस पर इशू बनता है, इसके ऊपर इशू बनता है। तो पहला और दूसरे पॉइंट के बाद में तीसरा पॉइंट इशू का होता है कि इस आधार पर प्रकरण में विवादक तथ्य है। फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू दो होते हैं, पहला दो सिद्धि का और दूसरा सेंटेंस। पहला दो सिद्धि का
और दूसरा सेंटेंस का। तो पहला जो इशू बनेगा वो ये बनेगा, क्या अभियुक्त एक्स ने दिनांक, समय, स्थान पर एक्स की, सॉरी, वाई की कब्जाशुदा मोटरसाइकिल नंबर की चोरी की, पहला। और दूसरा, यदि हाँ तो दंडादेश। अगर ये बात साबित हो जाती है कि इसने अपराध किया है तो फिर हमें उसे क्या दंड देना चाहिए। ये दो क्वेश्चन अराइव, हमेशा विवादास्पद। देख लो आपकी स्टोरी में देखो, आपकी स्टोरी में सबसे पहली बात, भाई आपकी पूरी स्टोरी में अब तक क्या आ चुका? क्या आ चुका? चार्जशीट, एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन, फिर उसके बाद चार्ज, और चार्ज के बाद में इशू, चार्ज के बाद इशू। फिर हम लिखते हैं इशू के बाद में नेक्स्ट जो आती है वो आती है ट्रायल। और ट्रायल में सबसे पहले लिखते हैं प्रोसिक्यूशन एविडेंस, कि भाई प्रोसिक्यूशन ने क्या क्या एविडेंस पेश की, और दूसरा अक्यूज ने क्या क्या पेश किया, और उसके बाद अक्यूज की एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका, चौथा पॉइंट, उसमें हम ये लिखते हैं कि प्रोसिक्यूशन ने क्या एविडेंस पेश की और अक्यूज ने क्या एविडेंस पेश की। तो हम लिखते हैं कि उक्त विवादक बिंदु पर अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य क्या होगा? PW1 से PW7 के स्टेटमेंट, कथन लेखबद्ध करवाए। ये कोई नियम नहीं है कि जो मैंने 7 लिख दिया कि कोई चोरी के मामले में 7 का कोई नियम है। ये 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, कोई गलत नहीं है। मैंने 7 लिख दिया इसका मतलब ये नहीं है कोई नियम है, ये तो केवल 1 से 7 तक लिख दिया।
ये 6 भी हो सकते हैं, ये 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। कथन लेखबद्ध करना है। और दस्तावेजी साक्ष्य एग्जिबिट P1 से लगायत एग्जिबिट P10। ध्यान रखना, ये कोई नियम नहीं है, ये मैं आपको इन्वेस्टिगेशन समझाऊंगा, ट्रायल समझाऊंगा, उसमें मैं ये समझा दूंगा कि एग्जिबिट कैसे पढ़ते हैं और ये पीडब्ल्यू कैसे पढ़ते हैं। एग्जिबिट P10 तक को प्रदर्शित करवाया, एग्जिबिटेड करवाया तथा मटेरियल एविडेंस भौतिक साक्ष्य आर्टिकल 1 को पेश किया। ये तो हो गया प्रोसिक्यूशन की स्टोरी। ये तो हो गई प्रोसिक्यूशन की स्टोरी कि प्रोसिक्यूशन ने क्या एविडेंस पेश की। वह ट्रायल में क्या होगा, चार्ज के बाद प्रोसिक्यूशन एविडेंस। प्रोसिक्यूशन एविडेंस ये होगी कि इन्होंने ये प्रोसिक्यूशन एविडेंस पेश की। अभियुक्त की परीक्षा, सॉरी, अभियुक्त की धारा 313 CRPC में परीक्षा की गई। अभियुक्त की धारा 313 CRPC में परीक्षा की गई। फिर उसके बाद में चौथा, अभियुक्त की ओर से डिफेंस या प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया। ये ट्रायल के पार्ट होगा कि वो जो विवादक बिंदु था, उस विवादक बिंदु पर प्रोसिक्यूशन एविडेंस ये आई, अक्यूज की एग्जामिनेशन ये हुई, और अक्यूज ने डिफेंस में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया। अगर आप पेश हो रहा है तो आप लिख दोगे कि वही मौखिक साक्ष्य DW1 से 5 के बयान लेखबद्ध करवाए, एग्जिबिट ये पेश किया और वो किया। तो ये प्रोसिक्यूशन ने क्या पेश किया और ये। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट होता है उसे बोलते हैं साक्ष्य का विवेचन। साक्ष्य का विवेचन, इस पॉइंट को हम कल डिस्कस करें, लेकिन आज हमने जितना पढ़ा है उसको आप ढंग से तैयार करें। एक बार प्रोसीजर लॉ को देख लेना, CRPC को, उसके बाद में फिर हम बाकी का कल डिस्कस करते हैं। बाकी के जजमेंट को हम कल डिस्कस करते हैं। ये केवल एक समझने के लिए है, जितना समझ में आ रहा है उतना समझ। मैं केवल अभी ये बता रहा हूं आपको कि हम जो प्रोसीजर देख रहे थे वो आपके जजमेंट में यूज होती है प्रैक्टिकली। ठीक है, तो उसका यूज बता रहा हूं कि जजमेंट में उसका यूज कैसे होता है। बाकी हम हर भाषण को डिटेल से पढ़ें, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। केवल मैं ये बता रहा हूं कि प्रोसीजर में जो हमने देखा था कि FIR कैसे लिखते हैं, इन्वेस्टिगेशन, ये सारी बातें हैं, ये पार्ट ऑफ जजमेंट है। नेक्स्ट हम साक्ष्य का विवेचन आएगा, नेक्स्ट पोर्शन, उसको थोड़ा सा समझें और उसके बाद फिर हम आगे करते हैं। तो बाकी हम कल करेंगे। 5 मिनट बाद में हम कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।